नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जी कुछ क्रांतिकारी वक्तव्य देते रहे हैं जो राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के रहे हैं। तो उस पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समूहों ने अपनी अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस पर उन वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया दी। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार पागल बाबा, जो कि आर्थिक रूप से विपन्न हैं लेकिन विचारों से संपन्न हैं, उनसे भी विचार विमर्श किया जाए, इस पर उनका विचार भी जाना जाए। तो मैं उनके पास गया और उनके सामने में उन वक्तव्यों को रखा। उनमें से जो 5-6 वक्तव्य थे वो इस प्रकार थे। भारत विश्व के प्रमुख देशों में आर्थिक असमानता के मामले में शीर्ष पर है और इस पर राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने भारत में परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण कराने को भी सोचा और उसका वादा किया और यह भी कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा जिनके पास भी परिसंपत्तियां होंगी, धन होगा, उस धन का गरीब लोगों में पुनर्वितरण किया जाएगा, यानी गरीब लोगों में बांट दिया जाएगा। एक जातीय आधार पर मतगणना कराने का भी उन्होंने वादा किया। एक और वक्तव्य था कि उन्होंने पूर्व के राजाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे आम जनता के साथ मनमानी किया करते थे। और उनका एक वक्तव्य यह भी था कि भारत माता की जय तो लोग बोलते हैं, लेकिन क्या भारत माता अपनी सभी संतानों को समान रूप से मिल पाती हैं? क्या भारत माता की कृपा सभी लोगों को समान रूप से मिल पाती है? क्या भारत माता का दूध उसकी सभी संतानों को समान रूप से मिल पाती है? तो ये कुछ राहुल गांधी के वक्तव्य थे जो जिन पर हमारे पागल बाबा ने अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता जो के मामले में भारत जो शीर्ष पर है, यह सचमुच हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए शर्मनाक है। क्योंकि जहां आर्थिक असमानता अधिक होती है वहां पर गरीबी ज़्यादा गहरी और ज़्यादा मात्रा में होती है। उसकी जो गहराई है, उसकी जो गहनता है, ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर राहुल जी ने ऐसा कुछ बोला है तो यह कोई गलत नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति का सर्वेक्षण, तो संपत्ति के सर्वेक्षण पर पागल बाबा का कहना था कि सर्वेक्षण होना चाहिए, तो अच्छी बात है। और इसके पुनर्वितरण की बात जहाँ है वहाँ पर उन्होंने कहा कि पुनर्वितरण का मतलब ये नहीं है कि एक से लेकर के दूसरे को बांट दिया जाए, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खतरनाक बात होगी। क्योंकि जिनको बांटा जाएगा उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस धन का दुरुपयोग करें या उस धन को अपने शौक में, मौज मस्ती में, सैर सपाटे में बर्बाद कर दें। तो इसलिए गरीबों में धन को बांट देना यह कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी, बहुत नुकसानदेह होगा। तो उसके बाद
उन्होंने राजाओं की जो बात की कि राजा पहले मनमानी करते थे, तो पागल बाबा कहना था कि मनमानी तो करते थे और राजतंत्र बुरा था, इसलिए तो राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो इसमें राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, भले ही कुछ समूह इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जो भारत माता की असमान संतानों की बात हुई कि भारत माता की कृपा, भारत माता का दूध, भारत माता का प्रेम और अपनापन सभी संतानों को समान रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो यह तो सच्चाई है। और यह कहने का साहस अगर राहुल जी ने जुटाया है तो ये काबिल तारीफ है। तो अंत में पागल बाबा का यह भी कहना था कि भले ही राहुल जी के बुद्धि, विवेक और ज्ञान पर बहुत सारे लोगों को संदेह हो, भले ही उनकी नीयत और उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हों, लेकिन इन वक्तव्यों को देकर उन्होंने, इन मुद्दों को उठाकर उन्होंने निश्चित रूप से नए विमर्श और बहस की संभावना उजागर कर दी है। इतना कहने के बाद पागल बाबा ने कुछ और बातें भी कही, जैसे उनका कहना है कि अगर राहुल जी ऐसा कहते हैं तो उसके मुताबिक है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर भारत के नागरिकों से ज़रूरत से अधिक संपत्ति लेकर गरीब भारतीयों को बांट दी जाएगी। कांग्रेस के एक विदेशी नेता सैम पिट्रोदा ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी कुल संपत्ति का 55% सरकार को और 45% उस व्यक्ति के वारिसों को मिलता है। इसका यह अर्थ लगाया जा रहा है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस भी भारत में 55 और 45% वाला फार्मूला लागू कर सकती है, यानी कि विरासत कर लगा सकती है। ऐसे लुभावन और मनभावन प्रस्ताव आम जनों के दिल में आशा की रोशनी भर देते हैं, उनके सपनों को पंख दे देते हैं। उन्हें लगता है कि भारत उनके लिए भी स्वर्ग बनने वाला है, उन्हें भी भारत का प्रेम, भारत का अपनापन समान रूप से मिलने वाला है, उन्हें भी भारत माता का प्यार मिलने वाला है। वे अब गुलामी, गरीबी, अपराध, रोग, हादसों इत्यादि से मुक्त जीवन पा सकेंगे। वे भी रुचिकर स्वादिष्ट भोजन खा सकेंगे, अच्छे वस्त्र पहन सकेंगे, आरामदेह घर में रह सकेंगे, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा और चिकित्सा पा सकेंगे, उनके पास भी खुश और स्वस्थ रहने का समय और अवसर दोनों हो पाएगा। वे भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के 2 पल बिता सकेंगे, अनेकानेक त्यौहार और उत्सव खूब हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे। लेकिन ऐसे प्रस्ताव, वादे या नारे हर बार झूठे या धोखा साबित होते रहे हैं। आज़ादी के पूर्व देश के नेताओं ने वादा किया था कि अंग्रेजी हुकूमत के जाते ही हर भारतीय का जीवन आनंदमय हो जाएगा, परंतु यह वादा पूरी तरह थोथा साबित हुआ। केवल 10% शीर्षस्थ लोगों को ही मौज मिला, उन्हीं को आनंद प्राप्त हुआ। बाकी जो 90% आम जन हैं, उनके जीवन में तो लाचारी और बेबसी बनी ही रही। संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का वादा किया हुआ है, लेकिन ये वादे भी झूठे साबित हुए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को मैनिपुलेट या म्यूटिलेट कर चालाक, धूर्त और क्रूर लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया, अपना स्वार्थ सिद्ध किया। सरकारें आती रहीं, वादे करती रहीं, योजनाएं बनती रहीं, और आम जन हताहत होते रहे, उनकी हालत खराब होती रही। किसी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो किसी ने समाजवाद और साम्यवाद का, किसी ने तो आम आदमी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी ही बना ली। तो अब वर्तमान कांग्रेस पार्टी ने नया वादा किया है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। इसने केवल 230 उम्मीदवार उतारे हैं इस बार के 2024 के चुनाव में, इसलिए इसकी खुद की सरकार बनेगी नहीं।
इसलिए इसके वादे का कोई आधार नहीं है। अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती भी है तो अन्य पार्टियां इस वादे को गंदे नाले में फेंक आएंगी। किसी भी विपक्षी दल ने इतना कोहराम मचने के बाद भी इस कांग्रेसी वादे के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोला है, क्योंकि यह वादा उनकी नीतियों के विरुद्ध है। साथ ही चुनाव के कुछ समय पहले ही या चुनाव के दौरान ही इस तरह के वादे करना, इसमें भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा कुछ करना था तो जब इनकी सरकार थी राहुल जी की, तब भी वो ये लागू कर सकते थे। 10 साल बीत गए फिर भी कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। ठीक चुनाव के पहले ऐसी बात करने से पता चलता है कि यह एक कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से चुनावी जुमला हो सकता है। नया कांग्रेसी वादा झूठा नहीं लगता यदि इस वादे को लाने के पहले कम से कम कुछ शीर्ष नेता, कांग्रेसी नेता अपनी अरबों खरबों की दौलत आम भारतीयों के निमित्त खाता खोलकर उसमें दान कर देते और साधारण जीवन जीने लगते। अपने वादे को संकल्प साबित करने के लिए वे शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, लालू जी, अखिलेश जी, ममता जी, स्टालिन जी जैसे खरबपति मित्रों से भी निवेदन करते कि वे भी शीर्ष कांग्रेसी नेताओं की तरह आम जनता को उनके पैसे लौटा दें। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन ने ऐसा किया था। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने सारी संपत्ति जनता को दान कर दी थी, ये कहते हुए कि जनता की संपत्ति जनता के पास जानी चाहिए। इतिहास में कुछ और भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो राहुल जी इतिहास के उन कुछ महापुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं अगर अपने वादे को अपने परिवार से, अपने पार्टी से ही शुरू करें। तो संपत्ति पुनर्वितरण का कांग्रेसी वादा निराधार भी लगता है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट एम्प्लॉयमेंट यानी सभी वयस्कों को जॉब की गारंटी नहीं दी गई है। हर वयस्क को जॉब की गारंटी के बिना संपत्ति पुनर्वितरण देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा साबित होगा। इस वादे में यह भी लिखा जाना चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित कैसे होगा और कितनी जल्दी होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये संपत्ति पुनर्वितरण का मामला सिर्फ एक धोखा ही, एक छल ही कहा जा सकता है। यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट की एक ज़रूरी शर्त यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भी है, यानी कि भारत के सभी बच्चों को एक तरह की, एक स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले। लगता है शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को अब देश और आम लोगों के हित की चिंता होने लगी है, इसलिए वह अपने वादे को ठोस और पूर्ण रूप आकार देगी ताकि मोदी जी और उनके बाद योगी जी कांग्रेसी वादे को अमली जामा पहनाने को बाध्य हों। यह भी सुनिश्चित हो कि संपत्ति पुनर्वितरण के प्रयोजन से वसूली की गई चल अचल संपत्ति और धनराशि तथा उनके व्यय का लेखा जोखा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, ताकि ये जो वसूली की गई संपत्ति है किसी भ्रष्टाचार का शिकार न बने। परिवारवाद का समूल नाश संपत्ति पुनर्वितरण की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए एवं पेशेवर नेतागिरी का भी अंत होना चाहिए। विदेशों में संचित किसी भारतीय नागरिक का धन भी पुनर्वितरण की परिधि में लाई जानी चाहिए। सैम पित्रोदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने विरासत पर पुनर्विचार करने को प्रेरित किया है। जब हर वयस्क को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो किसी को संपत्ति जमा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता और असुरक्षा से अगली पीढ़ी को बचाने के लिए ही आम लोग धन संचय करते हैं। अतः मरणोपरांत किसी की संपत्ति का 55 और 45% में शल्य कर्म या पोस्टमार्टम करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी। सभी चिंता, तनाव एवं अशांति से मुक्त रहते हुए
आनंदपूर्वक जीवन का रस लेते रहेंगे। अमीर भी धन के बोझ, पाप, अहंकार और असुरक्षा से मुक्त हो जाएंगे। अधिकतम और न्यूनतम वेतन के बीच 10 और 1 का ही अनुपात बना रहे। इस रेंज में ऊपर चढ़ने की गुंजाइश जीवन भर बनी रहे। ऐसे असंख्य उदाहरण और प्रकरण हैं जो साफ साफ इंगित करते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को विदेशी आस्था तथा मान्यता वाले कट्टर व्यक्तियों और समुदायों से इतना अधिक प्रेम है कि भारत की बहुसंख्यक मूल संस्कृति को वह खत्म कर देना चाहता है। अतः भाजपा वाले आपकी मंशा पर सवालिया निशान लगाते रहते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खुले तौर पर यह साफ साफ घोषणा कर देनी चाहिए कि हम संपत्ति का पुनर्वितरण नहीं करेंगे, बल्कि एकत्रित धनराशि का प्रयोग रक्षा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में करेंगे। साथ ही यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट देने में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भाजपा वाले तब भी न माने तो सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत शपथ पत्र सौंपा जा सकता है, जिसमें लिखा हो कि हिंदुओं से छीनकर किसी और को धन नहीं दिया जाएगा और हिंदुओं की जान, माल और इज्जत पर हमला नहीं करने दिया जाएगा। सभी महिलाओं के मंगलसूत्र पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने के लिए अपनी देश विरोधी छवि त्यागनी होगी। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले जैसों को अपना बनाने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा भी कांग्रेस को करना चाहिए। जाति आधारित सर्वे का वादा करने से लगता है कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय समाज को एकजुट करने के बजाय उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। देश हित की ओर अब झुकती दिख रही कांग्रेस को देश और समाज के टुकड़े टुकड़े करने वाली चाहत या सोच से बचना चाहिए। भाजपा के प्रति आम लोगों के मोह के 2 मुख्य कारण हैं, भारतीयता यानी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। भावनात्मक मुद्दे हो गए हैं ये दोनों। भाजपा और संघ ने मिलकर बहुत सारे हिंदुओं को उनकी अस्मिता और अस्तित्व के प्रति उन्हें सचेत कर दिया है। उनका अभियान जारी है। इसलिए जागरूक हिंदुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी विखंडनकारी प्रवृत्तियों को त्याग चुके हैं और भाजपा के वोटर बन चुके हैं। संघ और भाजपा विवेकशील मुसलमानों को भी उनके हिंदू पूर्वजों की याद दिलाकर अपने पक्ष में करते जा रहे हैं। कांग्रेस को हवा का रुख भांपना चाहिए ताकि वह अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। भारत माता के भावनात्मक अस्तित्व का सम्मान करके, हिंदुत्व के प्रति गहरी आस्था रख करके और विदेशी आस्था वालों को भारतीय बना करके कांग्रेस भाजपा को वैसे ही विस्थापित कर सकती है जिस तरह से कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब से विस्थापित किया, या समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से कांग्रेस को विस्थापित किया। कांग्रेस को मोदी जी से अधिक त्यागी, पवित्र, निस्वार्थी, निर्लोभी, परिश्रमी, कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण, राष्ट्रभक्त, मानवतावादी, विनम्र और ईगो मुक्त नेता तैयार करना चाहिए। इससे सत्ता में उसकी वापसी आसान हो सकती है। आम लोगों में मोदी जी की पैठी विश्वसनीयता के नीचे कांग्रेस को एक लंबी लकीर खींचनी ही पड़ेगी, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। राहुल जी के आर्थिक सर्वेक्षण कराने और धन का पुनर्वितरण कराने के विचार को कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वोटर्स को लुभाने और बरगलाने मात्र के लिए हो, क्योंकि प्रक्रिया पर वे पूरी तरह मौन हैं। देश के समक्ष इसकी पूर्ण विवेचना के बिना यह वादा केवल छलावा ही साबित होगा। विरासत टैक्स लगभग सभी प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान इत्यादि में है।
भारत में भी यह 1953 से 1985 तक तो था ही। एक निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति वालों पर इस टैक्स को लगाने से निश्चय ही सरकार का राजस्व बढ़ेगा, साथ ही बढ़ती हुई आर्थिक असमानता पर भी अंकुश लग सकेगा। जो भी हो, आर्थिक सर्वेक्षण, संपत्ति पुनर्वितरण और विरासत टैक्स के मुद्दे उछालकर कांग्रेस ने शायद अनचाहे ही लोगों को समाज में धन के अन्यायपूर्ण वितरण पर सोचने को प्रेरित कर दिया है। अत्यधिक धन मनुष्य से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यभिचार, पाप, कुकर्म, क्रूरता और अमानवीय कृत्य कराता है। इसलिए आय और संपत्ति की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा निर्धारित होनी ही चाहिए। जो लोग निवेश में प्रवीण हों वे देश और राष्ट्रीय समाज के लिए अर्थोपार्जन करें। अपने पास आर्मी चीफ के वेतन जितना ही आय और संपत्ति रखें एवं बिजनेस जनरल या इकोनॉमिक वॉरियर बने। इससे देश भी तेजी से तरक्की करेगा और गरीबी भी खत्म हो जाएगी। धन कुबेरों में नई प्रवृत्ति लाने में देश के प्रभावशाली लोग एवं प्रेरणादायी नेतृत्व बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। आम जनता भी ऐसी मांग रखकर अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकती है। यह विचार भी उभरने लगा है कि किसी व्यक्ति पर जितना उसके खुद या उसके परिवार का हक है उतना ही राष्ट्रीय समाज का भी हक है, क्योंकि उस व्यक्ति की उपलब्धियों में राष्ट्र और समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कोई व्यक्ति जितना खुद के प्रति या अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार है उतना ही राष्ट्रीय समाज के प्रति भी जिम्मेदार है। विकसित भारत बनाने में इस विचार को तरजीह देना पड़ सकता है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत जितनी लाभदायक है, व्यक्तिगत और पारिवारिक विरासत उतनी ही नुकसानदेह है, हानिकारक है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की सीमा से अधिक आय और संपत्ति व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार समेत अनेक बुराइयों, अपराधों एवं कुकृत्यों को जन्म देती है। इसलिए बड़ा नहीं बराबर बनिए, सभी दुखों का अंत कीजिए। पागल बाबा का ये कहना है कि वैसे तो सारा देश की सारी संपत्ति देश की होनी चाहिए, निजी संपत्ति का कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, और यूनिवर्सल एडल्ट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और किसी की कोई विरासत नहीं होनी चाहिए। यह किसी भी राष्ट्र और समाज को खुशहाल और उन्नत बनाने के लिए एकमात्र सही उपाय है। लेकिन अगर यह उपाय नहीं हो सकता तो टुकड़ों में ही सही राहुल जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको अमली जामा पहनाने से कुछ न कुछ तो राहत मिलेगी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।